देखिए, जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रखा है अपना, कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में हमने पढ़ा, पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स के बारे में पढ़ा। उसी तरीके से उसी में एक कैटेगरी है एंटी कोलिनेस्टरेजेस, जिनको पैरासिम्पैथेटिक या कोलिनर्जिक ड्रग्स भी बोलते हैं। और कोलिनेस्टरेजेस में उनकी ड्रग का यूज़ कई बार माइस्थेनिया ग्रेविस में यूज़ करते हैं। तो माइस्थेनिया ग्रेविस का कॉन्सेप्ट क्या है, एंटी कोलिनेस्टरेजेस एक्चुअल में क्या होती हैं, किस तरीके से कौन लिपिड सॉल्युबल होता है, कौन सा लिपिड इनसॉल्युबल होता है, इन चीज़ों के कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग एक बना पाएंगे। तो एंटी कोलिनेस्टरेज, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोलिनेस्टरेज क्या होता है। कोलिनेस्टरेज वो एंजाइम होता है जो कि एसिटाइल कोलिन को ब्रेक कर देता है कोलिन और एसिटिक एसिड में। और बट ऑब्वियस सी बात है कि जब आप उस एंजाइम को जो कि एसिटाइल कोलिन को ब्रेक कर रहा है, जब आप उसको इनहिबिट कर दोगे तो एसिटाइल कोलिन का ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो एंटी कोलिनेस्टरेजेस आर द एजेंट्स which inhibit cholinesterase enzyme, protect acetylcholine from the hydrolysis, producing cholinergic effect in vivo and potentiate acetylcholine action both in vivo and in vitro. राइट तो आपका ये चीज़ ये क्लियर है आपका। अब इसकी जो कैटेगरी है ये आपको याद करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। इसमें देखिए दो कैटेगरी है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल में कार्बामेट्स लाइक फाइसोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन, पारिडोस्टिगमिन, एंड्रोफोनियम, रेवास्टिगमिन, डोनापेजिल, गैलेंटामाइन। इरिवर्सिबल में अगर हम बात करें आर्गेनोफॉस्फेट्स की तो डेफ्लॉस, इकोथियोफेट, मैलाथियन, डायजिनोन, ताबुन, सेरिन, सोमान। और कार्बामेटिस में है कार्बाइल, प्रोपोक्सल। तो ये बेसिकली आपको ये तो याद करना पड़ेगा। अब इसमें कई बार ये नेचर की बात की जाती है कि कार्बामेट्स में कुछ लिपिड सॉल्युबल होती है, कुछ लिपिड इनसॉल्युबल होती हैं, तो वो बात क्या। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इस चीज़ को देखेंगे। देखिए एंटी कोलिनेस्टरेजेस आइदर एस्टर ऑफ कार्बामिक एसिड जो कि कार्बामेट्स होंगी, और डेरिवेटिव ऑफ फास्फोरिक एसिड जो कि ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होंगी। तो कार्बामेट्स के R1 में जो नॉन पोलर टर्शियरी अमाइनो N ग्रुप होता है लाइक इन फाइसोस्टिगमिन में, तो ये टर्शियरी नॉन पोलर टर्शियरी अमाइनो एमीन है। तो इन फाइसोस्टिगमिन इसकी वजह से टर्शियरी अमाइनो N होता है, उसकी वजह से लिपिड सॉल्युबल होती है। जबकि अगर हम बात करें नियोस्टिगमिन में तो उसमें जो R1 होता है, वो R1 जो ग्रुप है वो बेसिकली क्या करता है, क्वार्टरनी N+ होता है। और क्वार्टरनी N+ ये केमिस्ट्री ओरिएंटेड ज़्यादा है, लेकिन फिर भी एक चूंकि स्पेशल नेचर है इसकी वजह से वो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो फार्माकोलॉजी में अगर कोई भी ड्रग के अंदर क्वार्टरनरी N+ है, क्वार्टरनरी N+, तो उसकी वजह से वो लिपिड इनसॉल्युबल होगा। तो नियोस्टिगमिन आपका लिपिड इनसॉल्युबल होता है, जिसकी वजह से जो कि होता है उसके R1 पर जो क्वार्टरनरी अमोनियम होता है, जबकि टर्शियरी अमोनियम N ग्रुप कहाँ होता है, इन द फाइसोस्टिगमिन, जिसकी वजह से वो लिपिड सॉल्युबल होता है। ऑल ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आर हाईली लिपिड सॉल्युबल, सारे के सारे ऑर्गेनोफॉस्फेट लिपिड सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट इकोथियोफेट, ये भी जीपैट में पूछा जा चुका है, जो कि वाटर सॉल्युबल होता है। जबकि कार्बामेट्स में कौन सा लिपिड सॉल्युबल था, कौन सा लिपिड इनसॉल्युबल था, ये मैंने बता दिया। जैसे कि नियोस्टिगमिन लिपिड इनसॉल्युबल है, क्वार्टरनरी अमोनियम कंपाउंड, ये क्वार्टरनरी अमोनियम कंपाउंड है। जबकि टर्शियरी अमोनियम कंपाउंड है फाइसोस्टिगमिन, जो कि वाटर सॉल्युबल। अब हम बात करते हैं द एंटी कोलिनेस्टरेज रिएक्ट विद द एंजाइम इसेंशियली इन द सेम वे एज एसिटाइल कोलिन। जिस तरीके से एंटी कोलिनेस्टरेज रिएक्ट विद द एंजाइम इसेंशियली इन द सेम वे एज एसिटाइल कोलिन, इस एंटी कोलिनेस्टरेज किस तरीके से एक्ट करता है। तो बेसिकली देखिए, जो द एक्टिव रीजन ऑफ एसिटाइल कोलिनेस्टरेज, जो कोलिनेस्टरेज का एक्टिव रीजन होता है वो एक गॉर्ज बनाता है बेसिकली। वो एक गॉर्ज, जो उसके गॉर्ज होता है एसिटाइल कोलिनेस्टरेज का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक एनायनिक साइट होती है, और वो एनायनिक साइट होती है ग्लूटामेट अमाइनो एसिड की वजह से। और एस्ट्रेटिक साइट होती है जो कि फॉर्म्ड होती है सेरीन से और हिस्टिडीन से, जो कि 203 और 447 पोजीशन पे होते हैं। तो एक तो ये बात है। अब इसका जो केडी त्रिपाठी में डायग्राम दिया हुआ है उसको यहाँ से देखते हैं। लाइक ये देखिए, ये कोलिनेस्टरेज एंजाइम है, ये जो बॉक्स दिखा के रखा है ये बेसिकली कोलिनेस्टरेज एंजाइम है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आपका जो एनायनिक साइट है वो ग्लूटामेट अमाइनो एसिड की वजह से है, और जो सेरीन और हिस्टिडीन है वो मिलकर क्या बनाते हैं, अलॉन्ग विद OH को शेयरिंग करके क्या बनाते हैं, एस्टेरेटिक साइट। और ये जो दिखा रखा है ये आपका क्या है, ये एसिटाइल कोलिन है। तो एसिटाइल कोलिन
में चूंकि N+ ये चार्ज होता है, और ये जो कोलिनेस्टरेज एंजाइम है इसको हमने बता दिया कि इसका एनायनिक साइड ग्लूटामेट अमाइनो एसिड बना रहा, जबकि स्टेटिक साइड सेरीन और हिस्टिडीन बना रहा OH की शेयरिंग से। तो अब बेसिकली हो क्या रहा है, देखिए ये आपने पढ़ लिया, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज N+ आयन ऑफ एसिटाइल कोलिन टू द एनायनिक साइड। बीच एसिटाइल कोलिन का ये जो N+ चार्ज है ये एनायनिक साइड किसके, कोलिनेस्टरेज के एनायनिक साइड, जो कि क्या है ग्लूटामेट अमाइनो एसिड्स की तरफ से ओरिएंट होगा। तो ये देखिए आप ये देख रहे हैं कि बी पोजीशन में दिखा रखा है कि इस तरीके से ये ओरिएंटेड होके N वाला पार्ट ग्लूटामेट अमाइनो एसिड की तरफ से पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव की तरफ से, और ये जो OH ग्रुप था सेरीन और हिस्टिडीन के बीच वो O से कंबाइंड होके इस C से बॉन्ड बनाता है, और ये ओवरऑल एसिटाइल कोलिन और एंजाइम का एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये एसिटाइल कोलिन और एंजाइम का कॉम्प्लेक्स बन गया। इसके लिए क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन involves electrostatic attraction of positively charged N+ of acetylcholine to the anionic side, जो कि फिगर बी में दिखा रखा है, ये फिगर बी में, ये फिगर बी है। एंड न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय सेरीन OH which is activated by the adjacent histidine leading to acetylation of serine। तो ये जो हिस्टिडीन है उसकी वजह से क्या होगा, इसका एक्टिवेशन होगा, और एक्टिवेशन की वजह से ये अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द एसिटाइल कोलिन के इस कार्बन कंपाउंड कार्बन से, और ये एक एसिटाइल कोलिन एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब जब ये एसिटाइल कोलिन एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन गया है तो जैसे ही ये वाटर से एक्सपोज होगा, जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स वाटर मीन्स एसिटाइल कोलिन एंजाइम कॉम्प्लेक्स वाटर से एक्सपोज होगा, रैपिड इसकी क्या हो जाएगी, हाइड्रोलाइसिस, इसकी हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी। और रैपिड हाइड्रोलाइसिस की वजह से यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, रैपिड हाइड्रोलाइसिस की वजह से ये पार्ट फिर से OH में कन्वर्ट हो जाएगा जैसा कि पहले था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे, देखिए द एसिटाइलेटेड एंजाइम रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस एसिटिक एसिड एंड कोलिन, फिगर डी में, मतलब ये वाटर के साथ कंबाइंड हुआ, कौन सा, एसिटाइल कोलिन एंजाइम कॉम्प्लेक्स, और अगेन इसने क्या कर दिया, एसिटिक एसिड को अलग करके फ्री एंजाइम को आपको अलग कर दिया। मींस आपका कहने का मतलब एसिटाइल कोलिन को क्या कर दिया, इसने ब्रेक कर दिया, राइट, एसिटाइल कोलिन को इसने ब्रेक कर दिया, एसिटिक एसिड अलग कर दिया और कोलिन अलग कर दिया। तो यहाँ पर ये चीज क्या है, वेयर एज द एसिटाइलेटेड एंजाइम रिएक्ट विद वाटर एक्सट्रीमली रैपिडली, जिस तरीके से ये एसिटाइलेटेड एंजाइम वाटर से एक्सट्रीमली रैपिडली रिएक्ट करता है, एंड द एस्ट्रेटिक साइट इज फ्रीड इन द फ्रैक्शन ऑफ मिलीसेकेंड, और ये जो एस्ट्रेटिक साइट है जिससे इससे बाइंड था वो तुरंत क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ मिलीसेकंड में फ्री हो जाएगी। जबकि अब जो दो ग्रुप हैं एंजाइम के एंटी कोलिनेस्टरेज कैटेगरी के, वो क्या है, कार्बामेट्स, और कार्बामेट्स के साथ आर्गेनोफॉस्फेट। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो बेसिकली ये दिखा के रखा है, देखिए द कार्बामाइलेटेड एंजाइम रिवर्सिबल इनहिबिटर रिएक्ट स्लोली, मीन्स अब इस पॉइंट पे आप देखिए कि ये पॉइंट दिखा रहा E से F, ABCD हो गया, उधर एसिटाइल कोलिन का दिखा दिया किस तरीके से ब्रेकडाउन होता है और एंजाइम फ्री हो जाता है। E में से F में देख रहे हैं हम कि जब कार्बामेट्स जो होते हैं, वो कार्बामेट्स का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से, कार्बामेट्स का स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तो उसका एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, तो ये पार्ट होने की वजह से अब H2O क्या होगा, H2O इससे हाइड्रोलाइसिस, मीन्स इफ, देखिए अब यहाँ the carboxylated enzyme react slowly and phosphorylated enzyme react extremely slowly or not at all। मतलब अब ये जो रिएक्शन होगा, मीन्स अब ये जो कोलिनेस्टरेज एंजाइम था, क्योंकि कार्बामाइलेटेड हो गया, इसकी ये वाली साइड जो हाइड्रोक्सिल साइड थी सेरीन और हिस्टिडीज के बीच में शेयरिंग में, वो कार्बामेट कंटेनिंग कंपाउंड्स के ज्वाइन होने से हाइड्रोलाइसिस अब इसकी बहुत ज़्यादा स्लो हो गई। तो स्लो होने की वजह से ये कोलिनेस्टरेज एंजाइम क्या होगा, अब ये एसिटाइल कोलिन की बाइंडिंग के लिए इसकी स्ट्रेटिक साइट और ये साइट फ्री नहीं है, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन का डिग्रेडेशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, मतलब एसिटाइल कोलिन को आप प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो ये वाले पार्ट को आप समझ सकते हैं। अब ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में चूंकि हमने बोला कि इसमें वेरी वेरी स्लो होता है या नॉट एट ऑल होता है, मतलब एसिटाइल कोलिन कोलिनेस्टरेज एंजाइम का जो बेसिकली ये वाला पार्ट है, फास्फोरिलेटेड एंजाइम रिएक्ट एक्सट्रीमली स्लो या नॉट एट ऑल, कोलिनेस्टरेज एंजाइम से मतलब ये
बिल्कुल उसको ब्रेक नहीं करेगा स्टाइल कोलिन को, ये कोलिनेस्टरेज एंजाइम। कैसे? जब आप ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड लेंगे तो वो उसका ये पार्ट किससे कंपाउंड हो गया, सेरीन हिस्टिडीन से कंबाइंड जो OH था, और जो इस ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में बेसिकली जो OH ग्रुप था वो OH, आप जब एक सेकंड, जब ये वाला पार्ट ऑर्गेनोफॉस्फेट, अब ये देखिए इसको आप अलग से पढ़िए क्योंकि ये एक एंजाइम है, और यहाँ पे KDT में इस तरह कंफ्यूजिंग दे के रखा है कि आप इसको देखिए, यहाँ पे बात कर रहा है कि एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन की या नॉट एट ऑल रिएक्शन की, और यहाँ पे दे रखा है कि रैपिड रिएक्शन। तो उसका रीजन ये है कि इसने ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी, लेकिन आपको इस तरीके से समझना है। देखिए, जब ऑर्गेनोफॉस्फोरस इसके सेरीन और हिस्टिडीन से सेरिंग में कंपाउंड हुआ तो इसकी ये साइड फ्री होगी, राइट, और ये अब जो H2 है इससे कंबाइंड नहीं करेगा, मींस अब ये एंजाइम एसिटाइल कोलिन को डिग्रेड नहीं करेगी। लेकिन जब ये इसको डिग्रेड नहीं करेगी तो यहाँ पे क्या होता है, इफ मोर OH ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स आर प्रोवाइडेड। अब जब ये रिएक्शन मान लो सपोज करो एसिटाइल कोलिनेस्टरेज ऑर्गेनोफॉस्फोरस ने एसिटाइल कोलिनेस्टरेज को ब्लॉक कर दिया, मतलब एसिटाइल कोलिन अब बिल्कुल भी हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रही, और हम चाहते हैं कि एसिटाइल कोलिन का हाइड्रोलाइसिस हो। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि इफ मोर OH ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स आर प्रोवाइडेड, जैसे प्रेलिडॉक्सिम जिसको हम बोलते हैं कोलिनेस्टरेज रीएक्टिवेटर, तो रीएक्टिवेशन अकर फास्टर, प्रेलिडॉक्सिम अटैचेस टू द एनाइनिक साइट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट। अब देखो ऑर्गेनोफॉस्फेट तो यहाँ था, उसकी बॉन्डिंग बहुत क्या है, स्ट्रांग है, जिसकी वजह से स्लो हाइड्रोलाइसिस के चांसेस नहीं है या हाइड्रोलाइसिस नहीं होगी एसिटाइल कोलिन की। तो कंपाउंड प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड सेट द एंजाइम फ्री। अब क्या होगा, प्रेलिडॉक्सिम अटैच टू द एनाइनिक साइट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स। एनाइनिक साइट पे, इस एनाइनिक साइट पे इस प्रेलिडॉक्सिम आके क्या हो गया, कंबाइंड हो गया। अब प्रेलिडॉक्सिम इज इनइफेक्टिव इन केस ऑफ फाइसोस्टिग्मिन पॉइजनिंग एज एनाइनिक साइट इज नॉट फ्री। फाइसोस्टिग्मिन पॉइजनिंग में क्या होगा कि चूंकि ये एनाइनिक साइट फ्री नहीं होती, राइट, ये एनाइनिक साइट, और चूंकि अब कोलिनेस्टरेज रीएक्टिवेटर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पे दे दिया क्या कि अगर कोलिनेस्टरेज रीएक्टिवेटर है तो रैपिड रिएक्शन विद ऑक्साइम, राइट। तो इसमें क्या रखा है कि रैपिड रिएक्शन विद ऑक्साइम कैसे कर रहा है कि ऑक्साइम ऑर्गेनोफॉस्फोरस से कंपाउंड होकर दोनों को अलग करके और इस एंजाइम को फ्री कर दिया, मतलब ये एंजाइम अब अपने से काम करेगा। लेकिन ये ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि ये प्रेलिडॉक्सिम वहां पे प्रेजेंट था। तो प्रेलिडॉक्सिम प्रेजेंट था और किस साइड पे था, एनाइनिक साइड पे। तो इस लाइन पे यही बात कही जा रही है कि अगर फाइसोस्टिग्मिन पॉइजनिंग होती है तो फाइसोस्टिग्मिन पॉइजनिंग में बेसिकली फाइसोस्टिग्मिन एनाइनिक साइट पे बाइंड होती है। तो अगर एनाइनिक साइट पे प्रेलिडॉक्सिम हम देंगे फाइसोस्टिग्मिन पॉइजनिंग में, तो प्रेलिडॉक्सिम एनाइनिक साइट फ्री ना होने की वजह से, क्योंकि वहां पर क्या पॉइंट है ऑलरेडी फाइसोस्टिग्मिन, तो ये अपना एक्शन नहीं देगी। तो वही चीज लिखा है कि प्रेलिडॉक्सिम इज इनइफेक्टिव इन केस ऑफ फाइसोस्टिग्मिन पॉइजनिंग एज द एनाइनिक साइट इज नॉट फ्री। तो एक बार मैं इसको फिर से रीड कर दे रहा हूं। If more OH group in the form of enzymes are provided, reactivation occur faster। तो ये एक्चुअली एंजाइम के प्रेजेंस में किस तरीके से रीएक्टिवेशन एंजाइम का हो रहा उसको दिखा दिया इस डायग्राम में, जबकि यहाँ पे दिखाना चाहिए कि किस तरीके से ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड इससे अटैच हो रहे हैं और ये रिएक्शन या तो नहीं हो रही है, ये फ्री होने की ये जो रिएक्शन है या तो ये नहीं हो रही या बहुत ही एक्सट्रीमली स्लो हो गई है। नेक्स्ट स्टेप में इसको दिखाया जा सकता था कि ऑक्साइम के प्रेजेंस में किस तरीके से रिएक्टिवेशन फास्ट हो गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप इसको अगर मेरी बातें सुनी है तो आपको अंडरस्टैंडिंग बना पाएंगे। अब हम बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन की। तो देखिए जो चीज लिपिड सॉल्युबल है, अब जब लिपिड सॉल्युबल है तो ट्रिपल बी को भी क्रॉस करेगी, तो उस तरीके से हम इसको समझना स्टार्ट करते हैं कि जो चीज, देखिए अपना कॉन्सेप्ट इस तरीके से बताइए लर्न करने के लिए कि जो चीज लिपिड सॉल्युबल ज्यादा होगी, राइट, उसका स्केलेटल मसल पे जो इफेक्ट होगा वो लेस प्रोमिनेंट होगा, क्योंकि उसका इफेक्ट कैसा होगा, सेंट्रल होगा। तो हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं, देखिए क्योंकि सोमैटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, तो हम लिपिड सॉल्युबल एजेंट लाइक फाइसोस्टिग्मिन या ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैव मोर मार्क्ड मस्कैरिनिक और सीएनएस इफेक्ट, राइट, क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल है। स्टिमुलेट करेंगे गैंग्लिया को, तो दोनों स्टिमुलेट करेंगे, वेदर इट इज लिपिड इनसॉल्युबल इज सॉल्युबल, तो वो एक कोई अलग सा पार्ट नहीं है। एक्शन ऑन स्केलेटल मसल इज लेस
प्रोमिनेंट इन केस ऑफ लिपिड सॉल्युबल एजेंट्स। तो ये आप ट्रिक बना के इसको समझ जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ सीएनएस पे ज़्यादा जा रही है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम मीन्स अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसका इफेक्ट कम है, और स्केलेटल जो मसल है बेसिकली वो सोमैटिक का पार्ट है। इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। लिपिड इंसॉल्युबल एजेंट की बात करें लाइक नियोस्टिग्मिन या अदर क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स, ये मोर मार्क्ड इफेक्ट देते हैं किस पे, स्केलेटल मसल पे, क्योंकि ये ज़्यादा परटेन करेंगे, बने रहेंगे कहाँ, सीएनएस में नहीं जाएंगे और कहाँ रहेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो वहां पर ये क्या करेंगे, डायरेक्ट एक्शन ऑन मसल एंड प्लेट कोलिनोसेप्टर एज वेल, स्टिमुलेट करेंगे गैंग्लिया को, बट मस्कैरेनिक और सीएनएस इफेक्ट लेस प्रोमिनेंट होगा, बल्कि चूंकि ये सीएनएस को पेनिट्रेट नहीं कर रहे हैं ट्रिपल बी को, तो यहाँ पे सीएनएस इफेक्ट बिल्कुल ना के बराबर या नो सेंट्रल इफेक्ट। अब ये एक तो एक कॉन्सेप्ट हो गया कि आप लिपिड सॉल्युबल और लिपिड इनसॉल्युबल एजेंट को स्केलेटल मसल और सीएनएस और मस्कैरेनिक इफेक्ट के बेसिस पे कैसे डिफरेंट कर रहे हैं। अब गैंग्लिया की बात करते हैं, तो देखिए लोकल हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिटाइलकोलिन इज लेस इंपॉर्टेंट इन गैंग्लिया, इनएक्टिवेशन अकर पार्शियली बाय डिफ्यूजन एंड हाइड्रोलाइसिस इन प्लाज्मा। तो जो लोकल हाइड्रोलाइसिस होता है एसिटाइलकोलिन का गैंग्लिया के केस में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, क्योंकि वहाँ पर इनएक्टिवेशन कैसे होता है, डिफ्यूजन या हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्लाज्मा में। एंटी कोलिनेस्टरेजेज जो होंगी, जो कोलिनेस्टरेज एंजाइम को ड्रग इनहिबिट कर रही है, वो स्टिमुलेट करती हैं गैंग्लिया को प्राइमरली थ्रू मस्कैरेनिक रिसेप्टर प्रेजेंट देयर। जो मस्कैरेनिक रिसेप्टर M1 रिसेप्टर होता है गैंग्लिया पे, उसके थ्रू एंटी कोलिनेस्टरेज ड्रग गैंग्लिया को स्टिमुलेट करती हैं। हाई डोज कॉजेज परसिस्टेंट डिपोलराइजेशन ऑफ द गैंग्लियोनिक निकोटिनिक रिसेप्टर। जब हाई डोज होगा एंटी कोलिनेस्टरेजेस का तो वो परसिस्टेंटली डिपोलराइज करेगी, क्योंकि वहाँ पे जो NN रिसेप्टर होगा वो आयन चैनल होता है, आयन चैनल स्टिमुलेट होने की वजह से क्या होगा, परसिस्टेंट डिपोलराइजेशन एंड ब्लॉकेज ऑफ ट्रांसमिशन। परसिस्टेंट डिपोलराइजेशन मतलब डिसेंसिटाइजेशन की तरफ हम जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, ट्रांसमिशन का ब्लॉकेज होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, राइट। नेक्स्ट सीवीएस में अगर देखें तो सीवीएस का इफेक्ट बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि मस्कैरेनिक एक्शन से जो होता है ये ब्रेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन हो रहा है, मींस मस्कैरेनिक जो एक्शन है उसके थ्रू हाइपोटेंशन और ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, जबकि गैंग्लियानिक स्टिमुलेशन ये क्या कर रहा है, हार्ट रेट और बीपी को बढ़ा रहा है। तो ओवरऑल दोनों इफेक्ट हैं अपोजिट, तो ये इस तरह हम बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट इसका कॉम्प्लेक्स एंटीकोलिनेस्टरेज का। गैंग्लिया के थ्रू ये हार्ट रेट और बीपी को बढ़ा रहे हैं, राइट। और गैंग्लिया के थ्रू जब एक्ट करेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि सिंपैथेटिक, चूंकि देखिए गैंग्लिया दोनों में होती है, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक में। जब भी गैंग्लिया के थ्रू एक्ट करेंगे तो आपको ये मानना है कि जो डोमिनेटिंग होगा वो सिंपैथेटिक के थ्रू एक्शन आने वाला है। इसीलिए बोला गया कि जब ये मस्कैरेनिक के थ्रू एक्शन दे रहे हैं, मीन्स पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू एक्शन दे रहे हैं, तो ब्रेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन हो रहा। लेकिन जब ये गैंग्लियानिक स्टिमुलेशन दे रहे हैं तो हम तुरंत सिंपैथेटिक की तरफ सोचेंगे, तो वो क्या कर रहा है, इंक्रीज हार्ट रेट और बीपी को बढ़ा रहा है। स्केलेटल मसल की अगर हम बात करते हैं एंटीकोलिनेस्टरेज का इफेक्ट, तो देखिए ट्रीटमेंट विद एंटीकोलिनेस्टरेज द एसिटाइलकोलिन रिलीज्ड बाय ए सिंगल नर्व इंपल्स इज नॉट इमीडिएटली डिस्ट्रॉयड। इमीडिएटली डिस्ट्रॉयड नहीं होगा। एंटीकोलिनेस्टरेज अगर दे रहे हैं तो एसिटाइलकोलिन जल्दी डिस्ट्रॉयड नहीं होगा, वो रिबाइंड करेगा रिसेप्टर से फिर से, या डिफ्यूज टू एक्ट ऑन द नेबरिंग रिसेप्टर एंड इन एक्टिवेट प्री जंक्शनल फाइबर रिजल्टिंग इन रेपिटेटिव फायरिंग रिजल्टिंग इन ट्विचिंग एंड फैसिकुलेशन। देखिए अब सीधी सी बात है कि स्केलेटल मसल में जब आप दे रहे हैं, मीन्स जब एंटीकोलिनेस्टरेज का इफेक्ट स्केलेटल मसल पे जब आपने दिया, तो चूंकि जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वहाँ पे कोलिनेस्टरेज एंजाइम है उसको आपने इनहिबिट कर दिया, मीन्स आपका एसिटाइलकोलिन अब ब्रेक होने वाला नहीं है। जब एसिटाइलकोलिन ब्रेक होने वाला नहीं है तो बार बार क्या करेगा, NM रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से मसल एंड प्लेट में एक्शन होगा और वो ट्विचिंग और फैसिकुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। हायर डोज कॉज परसिस्टेंट डिपोलराइजेशन, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में बोला, ऑफ द एंड प्लेट रिजल्टिंग इन ब्लॉकेज ऑफ न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन रिजल्टिंग इन वीकनेस एंड पैरालाइसिस। तो ये परसिस्टेंट हायर डोज पे परसिस्टेंट डिपोलराइजेशन की वजह बनता है इन केस ऑफ स्केलेटल मसल। सीएनएस की अगर बात करें तो लाइपोफिलिक जो एंटीकोलिनेस्टरेजेस हैं वो पेनिट्रेट करती हैं ब्रेन को और जनरलाइज अल्टरिंग रिस्पॉन्स होता है। कॉग्निटिव फंक्शन में भी इम्प्रूव्ड इन केस ऑफ अल्जाइमर डिजीज। यही वजह है कि जो डोनापेजिल ड्रग है वो आपका अल्जाइमर का एक स्टैंडर्ड ड्रग होती है। यूजेस की बात करें तो लाइक यूजेस का एंटीकोलिनेस्टरेज का हम यूज ग्लाउकोमा में यूज करते हैं,
ये ग्लोकोमा में यूज होने की वजह क्या है, ये बेसिकली अलाइनमेंट जो ट्रेबिकुलर फ्लो का है, सो दैट आउटफ्लो फैसिलिटीज इंक्रीज रिजल्टिंग आईओटी कम होता है। ओपन एंगल ग्लाइकोमा में क्या इसका ओपन एंगल ग्लाइकोमा में हम यूज करते हैं। और चूंकि जैसे हमने बोला कि ये बेसिकली पिपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, तो एज अ मियोटिक हम यूज करते हैं। पाइलोकार्पिन जो ड्रग है हमारी कोलिनर्जिक, वो बेसिकली हम यूज करते हैं। माइस्थीनिया ग्रेविस में हम यूज करते हैं। तो माइस्थीनिया ग्रेविस का देखिए एक अलग से भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है कि माइस्थीनिया ग्रेविस में बेसिकली हम एंटीकोलिनेस्टेरेजेस का यूज कैसे करते हैं। तो देखिए माइस्थीनिया ग्रेविस को पढ़ना है तो आपको इस डायग्राम से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए माइस्थीनिया ग्रेविस में ये प्रॉब्लम होती है कि ये हमारी मोटर नर्व एंडिंग है। मोटर नर्व एंडिंग सोमैटिक मोटर नर्व एंडिंग है। अब ये बेसिकली क्या होगी ये जो साइनेप्टिक वेसाइकिल है, यहाँ पे स्टाइल कोलिन क्या है, स्टोर्ड है। अब स्टाइल कोलिन जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आता है, स्टाइल कोलिन रिलीज होगा और जो मसल एंड प्लेट है उसके सरफेस पे जो रिसेप्टर्स हैं, उस रिसेप्टर से बेसिकली जाके बाइंड होगा। लाइक ये दिखा रखा है यहाँ पे, ये इस तरीके से ये, और अपना एक्शन देगा। लेकिन होगा क्या कि माइस्थीनिया ग्रेविस के केस में ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और बेसिकली इसमें जो रिसेप्टर हैं मसल एंड प्लेट पे जो रिसेप्टर है एनएम रिसेप्टर, वो एनएम रिसेप्टर किससे कवर्ड हो जाएंगे, एंटीबॉडी से। ये देखिए ये वाले एंटीबॉडी से कवर्ड है। अब जो रिसेप्टर एंटीबॉडी से कवर्ड है, देखिए कुछ ही फ्री है कि ये फ्री है, इधर ये फ्री है, इधर ये फ्री है, बाकी सब एंटीबॉडी से क्या दिखा रखा है, कवर्ड है। ये देखिए एंटीबॉडी नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और माइस्थीनिया ग्रेविस में बेसिकली जो निकोटिनिक रिसेप्टर होता है जिसके थ्रू एस्टाइल कोलिन जो वेसाइकिल से रिलीज हो रहा है वो अपना एक्शन देगा, वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड होता है, वो एंटीबॉडी से ऑलरेडी कवर कर लिया जाता है। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ही माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या होती है कि इसमें निकोटिनिक रिसेप्टर एंटीबॉडीज बनने लगती हैं बॉडी में। तो जब निकोटिनिक रिसेप्टर एंटीबॉडी उसको कवर कर लेंगी तो एस्टाइल कोलिन के थ्रू एक्शन नहीं आएगा। और एस्टाइल कोलिन क्या करता है, एक्टिवेट करता है, कॉन्ट्रैक्ट कराता है मसल को। तो जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा इट मीन्स क्या होगा, पैरालाइसिस। इसमें यही बात लिखी गई है, इन माइस्थीनिया ग्रेविस द पॉपुलेशन ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर available at the muscle and plate for binding acetylcholine is markedly reduced due to their obliteration by nicotinic receptor antibody. एसिटाइलकोलिनेस्टरेजेस जो कि बेसिकली एसिटाइलकोलिनेस्टरेज को क्या दिखा रहा है, ये देखिए ये एसिटाइलकोलिनेस्टरेज है। एसिटाइलकोलिनेस्टरेज ये एसिटाइलकोलिन को ब्रेक भी कर रहा है। तो हमारे साथ दो प्रॉब्लम है, एक तो एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इसको ब्रेक भी कर दे रहा है जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, प्लस निकोटिनिक रिसेप्टर को भी कवर कर लिया गया है इस एंटीबॉडी के द्वारा। तो ओवरऑल एसिटाइलकोलिन का एक्शन बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी से कम हो गया है। तो एसिटाइलकोलिनेस्टरेजेस मॉलिक्यूल लोकेटेड स्ट्रेटेजिकली एट द मसल एंड प्लेट रैपिडली हाइड्रोलाइजेज एसिटाइलकोलिन। एंटीकोलिनेस्टरेजेस inhibit acetylcholinesterase allowing the same acetylcholine molecule to repeatedly interact with the available nicotinic receptor. Frequency of acetylcholine nicotinic receptor interaction is increased. अगर हम एंटी एसिटाइलकोलिनेस्टरेज देते हैं जो कि इस एंजाइम को हम ब्रेक कर देते हैं, तो ये एंजाइम इस एसिटाइलकोलिन को ब्रेक नहीं कर पाएगा और इसकी अवेलेबिलिटी यहाँ पर बढ़ेगी। तो मे भी चांसेस हैं कि अपने रिसेप्टर से भी ज़्यादा बाइंड हो। तो अब देखते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस, क्योंकि मेन चीज आप समझ में आगे देखिए। माइस्थीनिया ग्रेविस इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, करीब 10,000 में एक को होता है। क्यों होता है, क्योंकि एंटीबॉडी बन जाती है जो कि डायरेक्टेड होती है निकोटिनिक रिसेप्टर के थ्रू। और बेसिकली इसमें जो निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं वो बेसिकली 1/3 हो जाते हैं इनिशियल के, और जिसकी वजह से क्या होगा कि एसिटाइलकोलिन अपना इफेक्ट नहीं दे पाएगी और वीकनेस, फैटिगेबिलिटी एंड eyelid or external ocular, facial and pharyngeal muscle is generally involved first, later limb and respiratory muscle get affected, weak पड़ जाएंगे ये सब। तो बेसिकली इसमें किया क्या जा रहा है, नियोस्टिग्मिन एंड इट्स कॉन्जेनर्स improve muscle contraction by allowing acetylcholine released from pre-junctional ending to accumulate and act on the receptor over a larger area as well as directly depolarizing the end plate। तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, एसिटाइलकोलिनेस्टरेज को इनहिबिट करके एसिटाइलकोलिन की प्रेजेंस को यहाँ पे बढ़ाकर अपना एक्शन दे रहे हैं। और तो बेसिकली लाइक कार्टिकोस्टेरॉइड भी हम इसमें नियोस्टिग्मिन की हम बात कर चुके हैं। कार्टिकोस्टेरॉइड हम भी यूज करते हैं क्योंकि ये बेसिकली इनहिबिट करती हैं प्रोडक्शन ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर एंटीबॉडी की, क्योंकि कार्टिकोस्टेरॉइड कहीं ना कहीं इम्यूनो सप्रेसेंट होती हैं। तो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके हम बेसिकली एंटीबॉडी के सिंथेसिस को बंद करते हैं ताकि वो निकोटिनिक रिसेप्टर को कवर ना कर पाए। या तो हम
एक ट्रीटमेंट में प्लाज्मा फेरेसिस पार्ट होता है, प्लाज्मा को एक्सचेंज कर देते हैं ताकि वो एंटीबॉडी हटा दी जाए। थाइमेक्टॉमी, चूंकि थाइमस ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होती है एंटीबॉडी के बनाने के लिए, राइट। तो थाइमेक्टॉमी इज द इफेक्टिव इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, इट प्रोड्यूसेस ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट और इवन कंप्लीट रिमिशन हैज बीन ऑब्टेन्ड। कंप्लीटली ठीक भी किया जा सकता है मास्थेनिया ग्रेविस को कई बार थाइमेक्टॉमी से। माइस्थीनिया क्राइसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्यूट वीकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल, इट इज मैनेज्ड बाय ट्रैकियल इंट्यूबेशन एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन भी हम यूज करते हैं। और बेसिकली एल्जाइमर डिजीज में हम यूज करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी डिटेंशन, कोबरा बाइट या बेलेडोना पॉइजनिंग, मींस एट्रोपिन पॉइजनिंग में हम बेसिकली इसको यूज करते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली कोलिनेस्ट्रेज का, ये मियोटिक, माइस्थीनिया ग्रेविस और बेसिकली हम एल्जाइमर, पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी डिटेंशन, कोबरा बाइट, बेलेडोना पॉइजनिंग, ये सब हम इसमें यूज कर रहे हैं। तो ये आपकी जो मेन पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपका ट्विचिंग एंड फैसिकुलेशन क्यों हो रहा है, या आप कह सकते हो परसिस्टेंट डिपोलराइजेशन की वजह क्या है, गैंग्लियानिक स्टिमुलेशन से कैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कोरिलेटेड है, या आप कौन सी ड्रग एल्जाइमर में यूज हो रही है और क्यों यूज हो रही है। तो बेसिकली जब आप स्टाइल कोलिन को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करते हो, कोलिनर्जिक न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करते हो, तो वो वजह होती है कि आपका एल्जाइमर में चूंकि यही होता है कि हमारे कोलिनर्जिक न्यूरॉन डिग्रेड हो जाते हैं। तो गैंग्लिया में क्या रोल है, तो ये और कैसे क्वाटरनरी और टर्सरी एमीन अपना इफेक्ट दे रही है। तो बेसिकली इन पॉइंट्स को ध्यान में रखती है, और बेसिकली ये जो एक थोड़ा कंफ्यूजिंग है KDT में, जिसको मैंने आसानी से इसको समझा दिया है, तो आप यहाँ से अपना कंसेप्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एंटीकोलिनेस्टरेजेस एंड माइस्थीनिया ग्रेविस। थैंक यू वेरी मच।